Good morning, all of you. In this part of alkyl halides and the aryl halides, we will discuss about the physical properties of alkyl and the aryl halides. So first question about the physical properties is about the melting or the boiling point. So the first question is why the melting point and the boiling point of alkyl halide is higher than the parent alkane. जो आपके parent alkane होते हैं, जैसे कि हमने definition में पहले ही सीखा था कि what are alkyl halides, तो हमने लिखा था alkyl halides are those compounds which are formed by replacing the H atom of the alkane by the X atom. तो आपके जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो कैसे बने हैं? बाय रिप्लेसिंग द H ऑफ द एल्केन. और जो साइज होता है H का वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और जो X है हेलोजन उसका साइज उससे बड़ा होता है. तो उसके बेसिस के ऊपर अभी हम इसका जवाब देंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का. तो जैसे आपके सामने स्ट्रक्चर है किसी एल्केन की RCH3 हमने लिखा. R कोई भी एल्काइल ग्रुप और हो सकता है. R की वैल्यू सिंपल H हो तो ये मीथेन ही हो जाएगा. R की वैल्यू को CH3 पुट करें तो वो आपका इथेन हो जाएगा एंड सो ऑन. तो ये हमने कोई एल्केन लिया RCH3, ये सेकंड मोल लिया हमने RCH3 का. उसके बाद हम ये एल्काइल हैलाइड हमने लिया, देखो H को हमने रिप्लेस किया और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया Cl. ये सेकंड मोल है आपका Cl का. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, किसका साइज बड़ा है, RCH3 का या RCH2Cl जो एल्काइल हैलाइड है उसका. Cl के आने की वजह से जो मोलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड उनका साइज बिगर हो गया है. और जो आपके वंडर वाल फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, साइज के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर. इसीलिए जो मोलिकुलर जो मास है जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे हैव हायर देन दैट ऑफ द पेरेंट एल्केन. और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, देयर इज द वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द एल्केन मॉलिक्यूल्स देन इन बिटवीन द alkyl halide molecules. alkyl halide molecules के बीच में क्या होगी, there is the stronger force of attraction, stronger van der Waal force of attraction, क्योंकि van der Waal force of attraction depend upon the surface area, depend upon the mass, and thus there will be the greater magnitude of van der Waal force of attraction between the alkyl halide molecule than in between the parent हाइड्रोकार्बन्स. इसलिए जब जहां पे अट्रैक्शन आपकी ज्यादा है उस अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना है ताकि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएं, ताकि हम उनको मेल्ट या बॉयल कर पाए. सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड. तो कहाँ पे हीट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देन द एल्केन मॉलिक्यूल्स. तो इसीलिए जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्काइल जो हैलाइड्स हैं उनका क्या होगा, उनका हायर होगा देन देयर पेरेंट एल्केन्स. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमंग द Ri, Rf, Rbr, RCl, Rf. ये जो एल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है इनमें हमें देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका ज्यादा. तो आप बड़े ध्यान से इस डायग्राम को देखें. R सिंगल बॉन्ड F जो हमने लिखा, F का साइज छोटा है तो हमने देखो स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया. उसके बाद इसके सामने एक मोल और हमने लिखा RF का. अगर हम ऐसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं, RF के बाद RCl, RBr, Ri एंड सो ऑन, तो लास्ट में हमने बीच वालों को हमने शो नहीं किया, हमने डायरेक्ट शो कर दिया Ri को. तो Ri के अंदर आपके जो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि जो साइज है फ्लोरीन का छोटा होता है, आयोडीन का आपका बड़ा होता है. क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, साइज ऑफ द एक्स एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो इसलिए RF के बीच वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और RI के बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. सो द मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द RI एंड RI देन द वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द RF एंड द RF. इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है RI का ज्यादा होगा और RF का सबसे कम होगा. तो ऑन मूविंग from RF to RI, the size of the X atom increases, and thus the magnitude of van der Waal force of attraction between the alkyl halide molecule also increases. So the amount of heat required to separate apart the alkyl halide molecule also increases. So the order of boiling point will be Ri is greater than Rbr is greater than RCl is greater than RF. तो इस तरीके से हम boiling point को explain कर पाते हैं among the different एल्काइल हैलाइड्स RF, RCl, RBr और RI के बीच में. नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारा हेलोजन बिल्कुल सेम है लेकिन एल्काइल पार्ट डिफर है. तो कौन कौन है वो आपके, CH3Br, C2H5Br
और C3H7Br मींस मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड द प्रोपाइल ब्रोमाइड। इनके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की यहाँ पे CH3Br की। ये कार्बन वैलेंसी जिसकी 4 होती है, उसके ऊपर 3 हमने H अटैच कर दी, 1 Br, सो कॉल्ड द ब्रोमो मीथेन। तो ये आपका कौन बन गया? ब्रोमो मीथेन। ऐसे ही ब्रोमो मीथेन का हमने दूसरा मोल इसके सामने लिखा। इन्हीं के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने जिस H के ऊपर हमने सर्कल लगाया है, अगर हम उस H को हटा के वहां पे CH3 लगा दें, तो बोलो कितने कार्बन हो गए आपके प्रिंसिपल चेन के अंदर? 2। तो आप इसे क्या कहेंगे? ब्रोमो इथेन हो गया। साइज बढ़ गया आपका इसका, आपका क्या हो गया? साइज इंक्रीज हो गया, एल्काइल पार्ट इंक्रीज हो गया। तो एल्काइल पार्ट इंक्रीज होने से जो ब्रोमो मीथेन था उसका साइज छोटा है, ब्रोमो इथेन का साइज बड़ा है, सरफेस एरिया बढ़ गया। यहाँ पे जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा होगा आपका ब्रोमो इथेन मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमने जहाँ पे CH3 को सर्कल किया उसकी जगह हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया, C2H5 यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। तो मिस आपने क्या देखा कि जो आपके ब्रोमो मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे H एटम था, तो इसलिए वहां पे साइज, ओवरऑल जो साइज है मॉलिक्यूल का वो छोटा होगा। इसलिए जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है? साइज के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर। तो इसलिए वहां पर होंगी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे ही हम ब्रोमोमीथेन से ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन से ब्रोमोप्रोपेन की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है वंडरवाल फोर्स का वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जो आपका ब्रोमोप्रोपेन है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मींस ऑन मूविंग फ्रॉम CH3Br टू CH3CH to CH2Br means bromopropane, the size of the alkyl group increases. So due to increase of the size of the alkyl group, the magnitude of van der Waals force of attraction between the different alkyl halide molecule also increases. So the amount of heat required to separate apart these alkyl halide molecules also increases. Means ब्रोमोइथेन के molecules को दूर करने के लिए आपको less heat देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे weak van der Waals force of attraction है। ब्रोमो जो लास्ट केस है हमारा ब्रोमोप्रोपेन, वहां पे आपकी स्ट्रॉन्गर van der Waals force of attraction है, वीकर आपके एल्काइल ग्रुप होने की वजह से। इसलिए ब्रोमोप्रोपेन को दूर करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो hence the order of boiling point will be the bromopropane boiling point will be greater than the bromoethane than the bromomethane। तो इस टाइप से ये आपके डिफरेंट ऑर्डर हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये ऐसा है जिसके अंदर आपके ऑल आर ब्रोमाइड्स एंड ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मींस ऑल आर आइसोमेरिक कंपाउंड्स। ये तीनों के तीनों आपके आइसोमेरिक कंपाउंड है। ये आपके चेन आइसोमर्स है डिफरेंट, क्योंकि जो सबसे पहला जो कंपाउंड होगा इसके अंदर आप देखिए ऑल द 4 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द स्टेट चेन। सो दैट इज द, क्या नाम हो जाएगा इसका? ये ब्रोमो कौन है आपका? ब्यूटेन, एन ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि नॉर्मल है स्टेट चेन, तो सो कॉल्ड द एन ब्रोमोब्यूटेन। एन ब्रोमोब्यूटेन के सामने हमने दूसरा एन ब्रोमोब्यूटेन लिखा। और ये जो दो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो गया। जैसे ब्रांचिंग हम करेंगे, जैसे अगर हम एक H को हटा दिया, देखो 3 कार्बन तो स्टेट चेन के अंदर है, जो 1 कार्बन है वो हमने C1 पोजीशन के ऊपर लगा दिया, तो हमारी जो स्टेट चेन है उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही हम ये कंपाउंड बोलो कौन हो गया? देखो ये भी ब्यूटेन है, ये भी आपका ब्यूटेन पार्ट है, वो भी ब्यूटेन ही है, लेकिन वो आपके नॉर्मल ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है। ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें ब्रांचिंग हो चुकी है। आईपैक नेमिंग के बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो क्या होगा इसका नाम? ये प्रोपेन है, और नंबर 1 पे क्या है? ब्रोमो है। नंबर 1 पे क्या है? मीथेन, इथाइल ग्रुप है आपका, तो इसको कहेंगे 1 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपेन। ये हमने सेकंड मोल लिख दिया। इनके बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो चुका है ब्रांचिंग होने की वजह से। अगर हम फर्दर ब्रांचिंग कर दें, मतलब C1 पोजीशन के ऊपर एक और CH3 लगा दें, पीछे से CH3 हटा दें, देखो ये जो CH3 यहाँ पे लगा हुआ है लास्ट वाला, इस CH3 को हटा के हम ये जो H है इसकी जगह अगर हम लगा दें, फर्दर ब्रांचिंग कर देते तो नेक्स्ट केस में देखो ये हमने कर दी, यहाँ पे फर्दर ब्रांचिंग हो गई, सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो गया। सरफेस एरिया बोलो क्या हो चुका है? अब फर्दर डिक्रीज हो जाता है। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड होगा वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन का और भी कम हो जाएगा। तो आउट ऑफ दीज 3 डिफरेंट कंपाउंड्स, द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन है, नेक्स्ट वन में ब्रांचिंग, नेक्स्ट वन में फर्दर मोर ब्रांचिंग। तो मीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होंगी? इन द फर्स्ट केस
जो कि कंपाउंड आपका लीनियर है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वो इसीलिए उन मोलिक्यूल को ही दूर करने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और जो सबसे नीचे है आपका, नीचे कौन है बोलो आपका, क्या नाम होगा उसका, उसका नाम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम, क्योंकि वहां पे सबसे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम एन जो नॉर्मल कंपाउंड टू द 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन जो आपका लास्ट वाला कंपाउंड है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, देखो हमने ग्रीन कलर से शो किया, ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीजेस, and thus the magnitude of van der Waals force of attraction between the alkyl halide molecule also decreases, and thus the amount of heat required to separate apart these alkyl halide molecules also decreases, as the boiling point will also decreases. So the order of boiling point will be, जैसे अभी हमने बताया, जो स्ट्रेट चेन वाले का सबसे ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता चला जाएगा। तो ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमने इंक्रीज कर दिए। कार्बन एक ही है सभी में, मिथ 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 मिथ, पहले वाले केस में एक ही सीएल है देखो, तो इसको आप कहेंगे क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, एक और क्लोरोमीथेन हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। नेक्स्ट ये डाइक्लोरोमीथेन हो गया आपका, देखो ये डाइक्लोरोमीथेन, 1 सीएल और लगा दें, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, एंड सो लास्ट वाला ले लेंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप कह देते हैं। तो वो स्ट्रक्चर हमने ड्रा की नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सब फर्स्ट वाला जो केस है उसके अंदर आपके वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, क्योंकि आपके डाउन द जब आप जाते हैं नंबर ऑफ सीएल ग्रुप को इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑन मूविंग फ्रॉम CH3Cl to CCl4 द नंबर ऑफ Cl एटम इंक्रीजेस, so the size increases and thus the surface area also increases, and thus the magnitude of van der Waals force of attraction between the alkyl halide molecule also increases, so the amount of heat required to separate apart these alkyl halide molecules also increases। वो भी क्या हो जाएगा बोलो, वो भी increase हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो आपका क्या होगा, ये ऑर्डर में देखो नेम हम करेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए ऑर्डर बोलो किसका सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका CCl4 का। तो जैसे हमने ऊपर जो ऑर्डर लिखा था वो आपका एक्सप्लेन हमने कर दिया कि CCl4 इज ग्रेटर देन द CHCl3 is greater than the CH2, Cl2 is greater than CH3Cl, CH3Cl। तो इस तरह से ही हमने बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अमंग द ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बिकॉज द 2 Cl आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन टू ईच अदर। तो हमने सेकंड मॉलिक्यूल भी ड्रा कर दिया, उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, उसके बाद पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जैसे कि स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा है। और क्वेश्चन आपका मेल्टिंग पॉइंट का है, तो हमें लैटिस देखना है किसमें क्लोज पैकिंग हो सकती है। तो उससे पहले हम देखेंगे कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो आपको क्लियर कट स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि जो लास्ट वाला केस है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, वो आपका सबसे ज्यादा क्या है, सिमेट्रिकल है, बिकॉज दीज 2 Cl आर प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन टू ईच अदर, सो मॉलिक्यूल इज मोस्ट सिमेट्रिकल वन। So the most symmetrical one is the para-dichlorobenzene, then the meta, then the ortho one. तो इसलिए जो सबसे लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगी वो किसकी होगी, जो सबसे कम सिमेट्रिकल है वो आपके ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। और जो क्लोजली पैक्ड लैटिस किसका होगा, जो कि आपका सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन टू पैरा डाइक्लोरोबेंजीन द सिमेट्री इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द सिमेट्री the closely packed lattice will also be increased, means the para dichlorobenzene molecule have more closely packed lattice than the meta and the ortho one। meta and the, यहाँ पे हम O लिख देंगे, यहाँ पे ortho dichlorobenzene। So the amount of heat required to separate apart the para dichlorobenzene molecule will be more than the meta dichlorobenzene and the ortho dichlorobenzene molecules। यहाँ पे हम लिख देंगे विल बी मोर इन
para dichlorobenzene molecules then between the meta dichloro and the ortho dichlorobenzene molecules. तो इसलिए ऑर्डर जो होगा मेल्टिंग पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, और सबसे कम किसका होगा, आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का हो जाएगा. तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर of these three type of dihalides present on the benzene ring. Next question about the solubility. Why alkyl halide and the aryl halides are insoluble in water? जो आपके alkyl halides होते हैं, aryl halides होते हैं, ये insoluble क्यों होते हैं? क्योंकि alkyl aryl मीन्स इनके अंदर जो पार्ट है, कार्बन पार्ट जो नॉन पोलर पार्ट है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा होता है. तो ये alkyl halides है, ये हमने aryl halides लिए जिसमें बेंजीन रिंग दिखाया. यहाँ पे जो R ग्रुप है वो आपके नॉन पोलर पार्ट है, वो पार्ट नॉन पोलर है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएंगे. ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएंगे. आपके जो एल्काइल और एराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बनाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो वो वाटर इनसोल्युबल ही होंगे. So due to the larger non-polar alkyl or the aryl part in the alkyl or the aryl halides, they cannot form hydrogen bonding with a water molecule and thus the alkyl halides and the aryl halides are insoluble in water. इसलिए water insoluble होते हैं. तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी डिफरेंट physical properties of alkyl and the aryl halides. Next question आपका explain the stability order among the RF, RCl, RBr and the RI. जैसे कि हमने पहले भी देखा था ये कि RF के अंदर क्या है, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इसकी स्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर. तो R और F के बीच का जो बॉन्ड है वो आपका स्मॉलर होगा, छोटा होगा. आई का साइज बड़ा है तो RI के बीच का बॉन्ड आपका बिगर होगा, बड़ा होगा, वीकर होगा. तो RF एक स्टेबल बॉन्ड है, इसके अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है. RF बॉन्ड क्या है बोलो आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है. RI बॉन्ड क्या है बोलो आपका वीकर बॉन्ड है. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये आपका वीक बॉन्ड हो गया. तो ऑन मूविंग फ्रॉम RF टू RI द साइज ऑफ द एक्स एटम इंक्रीजेस. फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, आई का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है CX बॉन्ड की वो डिक्रीज हो जाती है RF से RI की तरफ जब हम जाते हैं. तो इसलिए जो स्टेबिलिटी है कौन से बॉन्ड की कम किसकी ज्यादा, RF की सबसे ज्यादा होगी देन द RI. इसी बेसिस के ऊपर हम कुछ और बातें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखो वो क्या, इसलिए आपने देखा होगा कि जो आपके जितने भी जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, द ऑर्गेनिक क्लोराइड्स हैव हायर स्टेबिलिटी एंड दे आर इजीली अवेलेबल देन एज कंपेयर टू द ब्रोमाइड और द आयोडाइड. जो ज्यादा स्टेबल होंगे वही ज्यादा इजीली अवेलेबल होंगे, क्योंकि RI आपका स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें बॉन्ड वीकर है, इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है. तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि इनकी अवेलेबिलिटी कम क्यों होती है ब्रोमाइड और आयोडाइड की, तो आप ये सेम रीजन देंगे क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड के अंदर उनकी वो स्टेबिलिटी ही कम है उन बॉन्ड्स की, तो स्टेबल है तो उनकी अवेलेबिलिटी भी कम ही होगी. इसी बेसिस के ऊपर जो कॉमनली यूज जो सॉल्वेंट होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर वो आमतौर पर ऑर्गेनिक क्लोराइड्स होते हैं, नॉट द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ड्यू टू देयर हायर स्टेबिलिटी, ड्यू टू द हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द RCl. इसके बेस पे क्वेश्चन आता है व्हाई द एल्काइल आयोडाइड बिकम वायलेट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग. जब हम उसको रख देते हैं तो वायलेट कलर क्यों आ जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड्स जो एल्काइल आयोडाइड्स है इसमें R और I के बीच का जो बॉन्ड है अभी हमने बताया दैट इज द वीकर वन, तो इसलिए वो लाइट के प्रेजेंस में इजीली टूट जाता है ड्यू टू देयर लो बॉन्ड स्ट्रेंथ. और जैसे RI के बीच में जो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा लाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो बोलो क्या लॉस हो जाएगा, I2. और I2 कैसा कलर का होता है, वो वायलेट कलर का होगा. तो R और R मिलके एल्केन बन जाएंगे प्लस I2, और I2 गिव्स द वायलेट कलर. तो I2 कैसा कलर दे देता है, वायलेट कलर दे देता है. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे. जो एग्जांपल है ये भी अपने आप में क्वेश्चन है. नेक्स्ट ये आ जाता है कि जो ऑर्गेनिक हेलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर इनफ्लामेबल. ये इनफ्लामेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन then the corresponding hydrocarbons or their inflammability decreases with the increasing in the halogen content. जैसे ही halogen content increase हो जाएंगे वैसे ही इनकी inflammability आपकी कम होती चली जाती है. जैसे कि हम पहले से जानते भी हैं कि जो ऑर्गेनिक हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं दे आर वेरी सुटेबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फैट और द ऑयल्स एंड दे बिकॉज दे आल्सो डू नॉट कैचेस अ फायर इजीली. और आप ये भी जानते हैं जो CCl4 होता है, CCl4 एक्ट एज द फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन. जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो फायर एक्सटिंग्विशर मींस आग को बुझाने वाला आपका कंपाउंड होता है, और ये पायरीन के नाम से इसको सेल किया जाता है. और जो जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये जो चीजें होती हैं दे आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इज अ ड्राई क्लीनिंग. ये ड्राई क्लीनिंग के अंदर भी यूज किए जाते हैं जितने भी ट्राई और टेट्रा आपके
क्लोरोइथाइलिन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है आपका सिंपली एसिडिटी के बेसिस के ऊपर कि जो आपके कंपाउंड हैं जैसे CH Cl3 जो आपका क्लोरोफॉर्म है और एक CHF3 जो फ्लोरोफॉर्म है, इनमें से अगर ये देखा जाए तो ये नॉन एसिडिक ही होने चाहिए सारे के सारे कंपाउंड, क्योंकि एसिडिक तो तब होता है कोई भी कंपाउंड व्हेन द H atom is attached with a more electronegative atom, that is the fluorine or the chlorine. In both the cases अगर इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे CHCl3 और CHF3 अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, in both of the cases the H is attached with the carbon atom. जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन या हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये बनता है व्हाई CHCl3 is more acidic than CHF3 जबकि फ्लोरीन is more electronegative than chlorine। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे देखें तो ऐसा क्या हुआ? वैसे तो एसिडिक ये होने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है तो फ्लोरीन वाला होना चाहिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर कैसे करें एक्सप्लेन? तो एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो देखो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया आपके सामने CHCl3 की, CHCl3। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे वो CHF3 की होगी। इसमें आप देखें अगर हम कोई भी सब्सटेंस एसिड होता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस तो आप क्या करते हैं? तो आप उसमें से H पॉजिटिव लॉस करते हैं। तो देखो दोनों H ने अपने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट किए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट हुए कार्बन की तरफ, कार्बन आयन बन गया। जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन से अटैच कौन है? Cl। और आप सभी जानते हैं क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है? क्लोरीन के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं क्लोरीन की, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा आपके? कॉन्फ़िगरेशन देखो कुछ इस टाइप से आती है, देखो 1s2 2s2 2p5 2p6 3s2 और 3p5। लेकिन इससे ऊपर जो एलिमेंट है जिसको हम फ्लोरीन कहते हैं, जो अभी नेक्स्ट कंपाउंड ही है हमारा यहाँ पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है? 1s2 2s2 2p5। तो जो सेकंड शेल होती है उसके अंदर तो डी होता ही नहीं, तो देखो नो डी इज प्रेजेंट, while in the chlorine थर्ड शेल इज प्रेजेंट। देखो थर्ड शेल आपकी, थर्ड शेल के अंदर बोलो क्या भी होता है? डी भी होता है, तो 3d इज 0। बोलो यहाँ पे क्या है? 3d 0। देयर इज वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है एसिड की? एनी सब्सटेंस विल बी एसिड इफ आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन इट the carbon ion thus formed gets stabilized due to the dispersal of negative charge। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कहाँ पे होगी? नेगेटिव चार्जेस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है, Cl उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो डिस्पर्सल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का। और ये जो H पॉजिटिव आयन है ये सॉल्यूशन में सच रहेंगे। देखो ये कंटेनर है, ध्यान दे, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, दैट इज ए कंटेनर। देखो ये कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास CHCl3 है, और कंटेनर के अंदर अगर आपको H पॉजिटिव आयन मूव करते हुए दिखाई देंगे तो आप कहेंगे दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक, ये सॉल्यूशन एसिडिक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो ये H पॉजिटिव लॉस हुए हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। लेकिन ये फ्री फॉर्म में कब होगा? अगर H पॉजिटिव लॉस करने के बाद जो ये कार्बन आयन बना है, अगर ये अपने H पॉजिटिव लॉस किए हुए H पॉजिटिव को अगर ये दोबारा गेन कर ले, दोबारा ले ले, तो H पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कब नहीं लेगा? ये तब नहीं लेगा जो कार्बन आयन जो बना है ये आपका स्टेबल हो जाए। तो ये कार्बन आयन स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल हो गया। डिस्पर्सल कैसे हुआ? इस क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जबकि फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होगा। देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं CHF3 के केस में, वहां पे भी H पॉजिटिव देखो लॉस किया गया, उसके बाद आपके कार्बन आयन बना, लेकिन जो कार्बन आयन बना उसका डिस्पर्सल नहीं हो पाया क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से आपके नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल नहीं होगा। तो लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ जो डिस्पर्सल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो F अपने माइनस आई इफेक्ट के द्वारा जो करेगा डिस्पर्सल। तो इसलिए डिस्पर्सल किस में ज्यादा होगा? आपका ये जो डोनेटिंग इफेक्ट है 2p ऑर्बिटल के जो लोन पेयर जो हमने शो किए, ये जो डायरेक्ट जाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, दैट इज द स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर आपका डिस्पर्सल हो रहा है एज कंपेयर टू द सिंपली द माइनस आई इफेक्ट आपका फ्लोरीन के द्वारा देखें। इसलिए डिस्पर्सल किस में होगा ज्यादा? आपका ज्यादा होगा आपका CHCl3 के केस में। जो CHCl3 के केस में जो H पॉजिटिव लॉस करने के बाद जो कार्बन आयन बना उसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, इसीलिए आपका CHCl3 इज मोर एसिडिक देन द CHF3। तो देखो आंसर क्या लिखेंगे? आफ्टर द लॉस ऑफ द H एटम from the CHCl3 and the CHF3 as the H positive ion, the structure one that is the carbon ion thus formed। जो भी आपकी स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे
उसके अंदर बोलो क्या हुआ, द डिस्पर्सल ऑफ द negative charge takes place to a large extent in structure number 1 due to the presence of the vacant d orbital, due to the presence of the vacant d orbital on the Cl atom, and not in the structure 2 due to the absence of the vacant d orbital in the fluorine. जो dominating factor है हम सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं, जो माइनस आई इफेक्ट वाला इफेक्ट था फ्लोरीन का, उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा ये वाला फैक्टर जो लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, इसलिए CHCl3 इज मोर एसिडिक देन द CHF3। तो ये थी आपकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी एल्काइल हैलाइड और आपके एराइल हैलाइड्स की। थैंक यू।